हेलो बच्चों, अब हम लोग बेसिक साइंस में मैंने कहा था कि वो जो डियर वाला चैप्टर है, डियर एंड बेल्ट ड्राइव, उसमें हम लोगों ने देखो डियर को तो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को बेसिक जो बेल्ट ड्राइव है ना उसको भी कंप्लीट करना है कि बेल्ट ड्राइव क्या होती है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक मशीन का पार्ट आती है। देखो याद करो, सिंपल मशीन में हम लोग वेलोसिटी रेशियो डिफाइन करते हैं, वेग अनुपात को। तो जब हमने डियर को पढ़ा था तो डियर में भी हमने वेग अनुपात को डिफाइन किया था। अभी जब हम लोग बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे तो इसमें भी वेग अनुपात को डिफाइन करेंगे, इसलिए हमें ये वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पट्टा चालन, जिसको बोलते हैं हम लोग बेल्ट ड्राइव। अब ध्यान से सुना, जब भी हम लोग बात बेल्ट ड्राइव की करते हैं बच्चा, तो बेल्ट ड्राइव हमारी मेनली दो तरह की होती है और यही दोनों तरह की बेल्ट ड्राइव आपको डिटेल में पढ़नी होती है। इसमें से एक को बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, जिसको आप बोलते हैं खुली बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव बोला जाता है। और याद रखना, जो दूसरी बेल्ट ड्राइव होती है उसको बोला जाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सुनते रहिएगा, पहली बेल्ट ड्राइव को बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरी बेल्ट ड्राइव को बोला जाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, क्या है सर ये दोनों लटली, मुझे समझाइए। तो आपको अगर ओपन बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं तो आप देखिए यहां पर दो पुलियां दिखाई रही हैं। ये मेरी नंबर 1 पुली है, इसको मैंने नंबर 2 पुली कह दिया। दोनों पुली के जो सेंटर होते हैं उनको फिक्स करने के बाद हम लोग इनके ऊपर से एक पट्टा डाल देते हैं। हम लोग इनके ऊपर से क्या डाल देते हैं? एक पट्टा। हालांकि पट्टा इस तरीके से लिपटा भी होता है, ऐसे ऐसे। तो याद रखना, इस तरीके से हम लोग एक बेल्ट डाल देते हैं। तो ये बेल्ट डालने के बाद ये जो आकृति समझ में आई आपको, इसे बोला जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में भी सेम वही चीज होती है। सेम वही चीज का क्या मतलब है सर? सेम वही चीज का मतलब ये है कि इनमें से एक ड्राइवर होगा, दूसरा ड्रिवन होगा, चालक और चलित जिसको बोलते हैं, है ना। तो याद रखना, इस वाले केस में हमेशा जो बड़ी पुली होती है, हमेशा बड़ी पुली, उसी को चालक माना जाता है, ड्राइवर। और जो छोटी पुली होती है सर, उसको माना जाता है चलित। ओके, तो एक चालक दूसरा चलित। चालक को हम लोग हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे और चलित को हमेशा नंबर 2 पे रहेंगे। सुनते रहना क्या साथ। सर इसको आपने ओपन बेल्ट ड्राइव क्यों कहा? ओपन सर इसलिए बोला ना कि दोनों की दोनों बेल्ट ड्राइव देखिए ओपनली एक दूसरे के साथ जुड़ी है, ओपन। तो क्रॉस में क्या होता है सर? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि दोनों बेल्ट से, दोनों पुलियों से जब बेल्ट जुड़ी होती है ना, वो इस तरीके से क्रॉस कंडीशन में जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे जाते हुए ढूंढते हुए फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ढूंढते हुए फिर ये ऐसे जाकर ऐसे जुड़ी होती है। तो ये देखो, ये कंडीशन कहलाती है तुम्हारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो ओपन वो है, और ये ध्यान रखना ये हमारी कौन सी बेल्ट ड्राइव है सर? इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहेंगे। ठीक है, अब चलो ओपन की बात पहले कर लेते हैं। सर अगर मैं ओपन की बात करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो ड्राइवर है उसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है ढूंढने की, तो आप मुझे बताइए, पट्टा देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, फिर ये इस वाली पुली को, ड्रिवन पुली को भी क्लॉकवाइज घुमाएगा और इसकी डायरेक्शन फिर नीचे वाले की इस तरह हो जाएगी। क्लियर है ना? तो आप ऐसा कह सकते हो कि ओपन बेल्ट ड्राइव में चाहे ड्राइवर हो चाहे चले ड्रिवन हो, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी रहती है? सेम। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों की डायरेक्शन बच्चा कैसी रहती है? तो कह देना दोनों की जो डायरेक्शन रहती है वो सेम डायरेक्शन रहती है। दोनों की जो डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है? सेम। एक तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी सर? दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मैंने इसको 1 कहा, यानी इसे मैंने कह दिया कि ये मेरा सर चालक है, और देखिए इसको मैंने क्या कह दिया सर? ये मेरा चलित है, ये मेरा चालक, ये मेरा चलित, और मतलब ड्राइवर और ड्रिवन, ये मेरा 1 और ये मेरा 2। मैंने मान लीजिए थोड़ी देर लिए ऐसा बोला कि ये जो 1 है दैट मींस ड्राइवर है, उसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है, कैसी है? क्लॉकवाइज। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे घूमेगा? थोड़ा सोचना, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इन दोनों में से किस हिस्से को अपनी ओर खींचेगा और किसे छोड़ेगा? तो कह रहा है ये जो ड्राइवर पुली है ऐसे अगर घूमेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इधर वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे छूटते हुए ऐसे जाएगा और नीचे वाले हिस्से को ऐसे खींचते हुए ऐसे लाएगा। देख लो, सुनो ध्यान से। तो सर ये ऐसे खींचते हुए लाएगा और ऐसे जाकर ऐसे दे रहा, है ना। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर नीचे वाले हिस्से को ऐसे खींचेगा फिर ऊपर वाले हिस्से को ऐसे छोड़ेगा, तो ऊपर वाले बेल्ट की ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनानी पड़ेगी आपको। अब मुझे जल्दी से बताइए, इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी है
तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही थी, अपोजिट, तो कह देना स्ट्रीट क्लॉकवाइज आ रही है तो स्ट्रीट एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जब भी कभी डायरेक्शन की बात करेगा कि बताइए दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, तो आपको बताना है अपोजिट डायरेक्शन। कैसी बताना है? अपोजिट डायरेक्शन बताना है। आप बात की गहराई समझना। तो जब भी कभी हम आपसे ये बोले कि अगर ओपन बेल्ट ड्राइव है तो डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो कैसी डायरेक्शन है, तो आपको बताइए अपोजिट डायरेक्शन है ना। चलिए अब इसके अलावा और बात सुनो, ध्यान से सुनते रहना, एकदम फायदे में रहोगे। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों ये जो बेल्ट के मैंने सिरे बताए ना, ऊपर वाला सिरा नीचे वाला सिरा, इन दोनों में से एक सिरा एकदम टाइट होता है, एकदम टाइट, और दूसरा वाला सिरा होता है वो ढीला होता है। टाइट सिरा और ढीला, जिसको आप टाइट इंड कहते हो और स्लैट इंड कहते हो। स्लैट का मतलब होता है ढीला। तो तुम्हें यह बताना होता है कि इनमें से ऊपर वाले और नीचे वाले में से कौन सा सिरा टाइट होगा और कौन सा सिरा ढीला होगा। सोचते देखिए, कभी बेल्ट ड्राइव देखिए, जब आप चक्की वगैरह में जाते हो ना, तो चक्की में बेल्ट ड्राइव ही रहती है जहां आप आटा पिसाने जाते हो। उसके अलावा जब आप लोग खेते वगैरह में जो है ना काम करते हैं, तो वहां पर भी देखिए बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल होता है। तो मेरे कहने का मतलब कुएं से पानी निकालने में देखिए बेल्ट ड्राइव का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे में से कौन सा हमारा टाइट है और कौन सा ढीला है, तो आप ये कहना कि बड़ा आसान होता है कि सर चालक। चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम पावर दे रहे हैं, जिसमें पावर इनपुट कर रहा है, उसे ड्राइवर बोला जाता है। और जहां पर पावर आउटपुट कर रहे हैं, जहां पावर प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माई ड्रिवन, चलित। तो अगर परिभाषा से देखा जाए कि भाई कैसे पता करेंगे कि कौन टाइट इंड है, तो टाइट इंड को पता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। आसान तरीका ये होता है कि सर जो आपका ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ये जिस इंड को बेल्ट के जिस सिरे को खींचे, सर वो टाइट इंड है। अब ये बताओ, अगर चालक इस तरीके से चल रहा है तो बताइए बेल्ट के किस सिरे को अपनी ओर खींचेगा? जल्दी बताओ, सोच के बताइए, बेल्ट के किस सिरे को अपनी ओर खींचेगा? तो कहना चालक अगर ऐसा घूम रहा है तो बेल्ट के नीचे वाले सिरे को अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए नीचे वाले सिरे पर जो टेंशन माना जाता है वो ज्यादा टेंशन T1 माना जाता है, और नीचे वाला सिरा ही हमारा कौन सा एंड होगा? सर नीचे वाला सिरा ही हमारा टाइट एंड होगा, टाइट एंड। तो जिस सिरे को चालक, ड्राइवर, जिस बेल्ट को या जिस बेल्ट के जिस सिरे को खींचे, सर दैट इज टाइट एंड। और टाइट एंड का टेंशन हमेशा T1 मानना है, टेंशन। जिसको छोड़ देगा, देखो चालक जिसको छोड़ देगा, चालक जिसको छोड़ देगा उस सिरे का टेंशन हमें कितना मानना है? तो चालक जिस सिरे को छोड़ देगा उस सिरे का हमें टेंशन मानना है T2। और ध्यान रखना, T2 जहां पर बनेगा सर वो कहलाएगा तुम्हारा स्लैट एंड। स्लैट का मतलब होता है ढीला, टाइट टाइट स्लैट। ओके, सेम तरीके से यहां पर भी बता सकते हो सर, बिल्कुल बताया जा सकता है, एकदम धुआंधार तरीके से, कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताइए जल्दी से, यहां पर सर ये ड्राइवर है, चालक है, ये ऐसे घूम रहा है, ठट ठट ठट, तो बताइए कौन से सिरे को खींच रहा होगा ऐसे घूमते समय? तो कह रहे ये वाला सिरा खींच रहा होगा, इसीलिए इस सिरे पर जो टेंशन है सर उसे T1 मानिए। और ध्यान रखना, T1 अगर टेंशन माना गया, T1 क्या माना गया? टेंशन। तो यही वाला एंड बताइए कौन सा एंड हो जाएगा? टाइट एंड हो जाएगा। जबकि इस वाले सिरे को छोड़ रहा है, ऊपर वाले सिरे को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो जिसे छोड़ेगा सर उस पर जो टेंशन है सर उसे आप T2 मानिए, और ये वाला जो सिरा हो जाएगा सर इसे बोला जाएगा स्लैट एंड, जिसको आप ढीला पक्ष भी कहते हो। स्लैट मतलब ढीला। ओके, तो आप बात की गहराई तो समझना, इनमें से एक होता है टाइट एंड और एक होता है स्लैट एंड। जहां पर ड्राइवर पुली जिस हिस्से को खींचती है सर उसे बोलते हैं टाइट एंड, जिसको छोड़ती है स्लैट एंड। ये सब पुलियां हैं लगी, ये सब पुली हैं, ध्यान रखना ये सब क्या पुली। अब दूसरी बात सुनो, इसके बाद यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और याद करना होता है कि सर बेल्ट की लंबाई बताइए कितनी होनी चाहिए। यहां पर बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए और यहां पर बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दोनों में लंबाई बताइए। तो जब भी कभी लंबाई के लिए पूछा जाता है तो मैं याद बिठा देता हूं कैसे, जैसे कि मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आप जल्दी से याद कर सको। जैसे कि मैंने दो पुलियां बनाई और इस पुली के ऊपर से मैंने एक बेल्ट भी लगा दी। अब मुझे ये बतानी है कि इस बेल्ट की टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपका लॉजिक ये कहता है सर कि देखो सर, जब भी कभी लंबाई निकालोगे तो सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है अगर वो मैं L मान लूँ, कितनी L, तो ऊपर वाला यहाँ का L और नीचे वाला यहाँ का L, यानी L और L 2L तो जोड़ना ही है।
उसके साथ साथ यहाँ की जो पराधी है आधी पराधी और यहाँ की आधी पराधी ये भी जोड़ना है, समझो हुआ। तो आधी पराधी हो जाएगी पाई R1 प्लस R2, भाई दोनों की आधी आधी पराधी ना, R1 प्लस R2। ऊपर वाली लंबाई L, नीचे वाली लंबाई L 2L। बट जरूरी नहीं है कि दोनों पुलियों का साइज बराबर हो सकता है कि ये पुली ऐसे जाके जुड़ी हो, छोटी में ऐसे, तो कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ाव हो रहा है इसमें, तो वो एक्स्ट्रा जुड़ाव लाने के लिए, और वहां कम भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इनका जब नेट प्रभाव देखा जाता है तो इनका नेट प्रभाव आता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 बटे 2L का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। R1 माइनस R2 डिवाइड बाई कितना होता है सर, डिवाइड बाई होता है 2L, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर तो है ना, लेकिन नीचे 2L नहीं है, एक्चुअली में ये मान आता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई L, है ना। तो जब भी कभी ओपन बेल्ट ड्राइव में तुमसे पूछा जाए कि बताइए पट्टी की लंबाई कितनी है, तो कहना है पाई R1 प्लस R2 आधी पराधी प्लस 2L प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटे L। लेकिन अगर ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में पूछा जाता लंबाई कितनी है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखिए पट्टे का जुड़ाव हो गया ज्यादा, लंबाई भी तिरछी हो रही, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में लंबाई का मान थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बट फॉर्मूला उसी तरीके से पाई R1 प्लस R2, है ना। फिर 2L तो लेना ही लेना है, बस आगे जो है R1 प्लस R2 का स्क्वायर करना है और डिवाइड बाई कितना करना है L, R1 प्लस R2 का, बस यहाँ जो माइनस था ना सर, बस वहां पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर बटे L हो जाता है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाए कि ओपन और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में से किसमें कह सकते हो कि लंबाई ज्यादा होती है बेल्ट की, कह देना क्रॉस में ज्यादा होती है ना। ओके, तो ये बहुत छोटे छोटे नन्हे पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया, टाइट एंड कहां बनता है, स्लाइट एंड कहां बनता है, ये सब बातें क्लियर हो गई। बट इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी रेशियो। एक्चुअली में जब भी कभी हम लोग सिंपल मशीन पढ़ते हैं, और सिंपल मशीन पढ़ते समय ये हेडिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वेग अनुपात, ध्यान रखना हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, वेग अनुपात। तो जैसे हमने गियर में भी वेग अनुपात पढ़ा, सेम तरीके से हम लोग कह सकते हो बेल्ट में भी वेग अनुपात पढ़ते हैं, वेलोसिटी रेशियो पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा है। याद करो जब मैंने गियर वाला वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि ω1 बटे ω2 को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, किसके लिए, गियर के लिए, ऐसा बोला था। लेकिन ध्यान रखना जब भी कभी हम लोग बेल्ट की बात करते हैं तो बेल्ट में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। अब उल्टा हो जाता है तो कैसे आपको याद रखना है मैं बताता हूं। उससे पहले हमने देखिए यहां पर 2 गियर दिखाए हैं, इनमें से एक गियर को हमने ड्राइवर गियर बोल दिया, सर मेरा ये ड्राइवर गियर हो गया, है ना। उसके अलावा ड्राइवर का मतलब होता है चालक, और ये तुम्हारा ड्रिवन गियर हो गया, यानी चलित गियर हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्रिवन हो गया, है ना। अगर मैं इन दोनों गियर से होता हुआ एक पट्टा लगा दूं, एक ये बेल्ट इस तरह से फिट कर दी, ये रही बेल्ट, ऐसे बेल्ट लगा दिया, ये रही बेल्ट ऐसे, ये बेल्ट ऐसे मैंने बेल्ट को फिट कर दिया। अब बेल्ट को फिट करने के बाद मैंने एक बेल्ट ड्राइव कंप्लीट कर दी, सर ये बेल्ट ड्राइव कंप्लीट हो गई। वैसे फिलहाल आप देखिए ये एक ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओपन बेल्ट ड्राइव का मतलब ये होता है कि एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब हमें यहां समझना है कि ये इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए। फिलहाल ड्राइवर को हमने अपनी तरफ से 1 बोला है और ड्रिवन को हमने अपनी तरफ से 2 बोला है। ध्यान से सुनना सर, अगर N1 वो ड्राइवर की स्पीड होगी, डायमीटर D1 ड्राइवर का डायमीटर होगा, रेडियस R1 ड्राइवर की होगी, ω1 ड्राइवर की एंगुलर स्पीड होगी। यानी जो 1 वाले टर्म है ना वो सारे के सारे 1 वाले टर्म ड्राइवर के होंगे, और जबकि 2 वाले टर्म की बात करते हैं तो 2 वाले टर्म कह सकते हो किसके होंगे, ड्रिवन के। बाकी सबको पता है N1 RPM होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होती है, एंगुलर स्पीड जिसको आप टोरी वेट कहते हो। ओके,
अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि सर ये मेरा ड्राइवर है, तो आपको पता है कि ड्राइवर अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये ड्रिवन भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। दूसरी खास बात क्या होती है कि ड्राइवर बेल्ट के जिस हिस्से को अपनी ओर खींचता है, ड्राइवर बेल्ट के जिस हिस्से को अपनी ओर खींचता है सर, उसमें टाइट एंड बनता है, और टाइट एंड पर जो टेंशन माना जाता है दैट इज कॉल्ड माई T1। सेम तरीके से ड्राइवर पुली जिस बेल्ट के जिस सिरे को छोड़ता है उस पर टेंशन T2 बनेगा, और T2 को बोला जाता है बच्चा स्लैट एंड। एक टाइट एंड होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्लैट एंड। तो जब भी कभी तुमसे कहा जाए कि सर एक बात बताइए हमारे पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो याद रखना तुम लोग, पुली के लिए जब भी कभी वेलोसिटी रेशियो बताया जाता है तो जो आपने गियर के लिए पढ़ा था ना ω1/ω2, वो यहां नहीं होता। पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो होता है ω2/ω1, ये होता है। मतलब एंगुलर स्पीड ω2/ω1 होता है। अब सवाल ये है कि चलो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना सब लोग। ओमेगा बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ओमेगा का जनरल फॉर्मूला होता है 2πn/60 होता है, यानी ओमेगा आरपीएम के समानुपाती है। अगर ओमेगा आरपीएम के समानुपाती है तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहना इस फॉर्मूले को हम लोग n2/n1 कर सकते हैं। चलो बराबर। और सुनिए, अब बात करते हैं डायमीटर की या रेडियस की, ठीक है, इसे भी सुनिए। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी ऐसे बेल्ट ड्राइव चलती है तो अगर मैं इस पहली पुली पर स्पीड को V1 मान लेता हूं और दूसरी पुली पर स्पीड को V2 मान लूं, बट ये स्पीड तो बेल्ट की स्पीड होगी, अब बेल्ट की स्पीड तो सेम होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 बराबर V2, यानी पहली पुली की पर बेल्ट की स्पीड और दूसरी पुली पर बेल्ट की स्पीड को बराबर कर लिया। अच्छा, V1 की जगह पे याद करो कल मैंने बताया था πd1n1/60, इससे पहले मैंने बताया था। और अगर V2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा πd2n2/60। बताइए कैसे निकालना है, V बराबर R ओमेगा सबको पता है, V बराबर R ओमेगा सबको पता है, ओमेगा की जगह पर 2πn/60 कर देना। देख लो 2 × R डायमीटर बन जाएगा तो πdn/60 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का ये भी एक फॉर्मूला होता है R ओमेगा के साथ साथ πdn/60। देखो तो π/60 से π/60 मेरा देखो उड़ जाएगा, ऐसे उड़ गया। अब मुझे बताइए अगर मैं यहां से क्या पूछूं, सर यहां से मैं n2/n1 पूछूं कि n2/n1 कितना हो जाएगा, तो n2/n1 आ जाएगा d1/d2। तो मैं n2/n1 की जगह पे यहां पर d1/d2 भी कर सकता हूं। अगर d1/d2 है तो रेडियस के पदों में r1 + r2 हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो का मेरे पास अब ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया कि भाई वेलोसिटी रेशियो, अगर बेल्ट ड्राइव की बात करेंगे तो बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ω2/ω1 बराबर n2/n1 बराबर d1/d2 और बराबर r1/r2। क्लियर? ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखो जो गियर में पढ़ा था ना उसका उल्टा है, हाँ याद रखना। अब अगली बात सुनिए, फिर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है कि यदि स्लिप दी जाए, स्लिप एक वर्ड आप यूज करोगे, उस वर्ड एस का नाम होगा स्लिप। ऐसा बोला जाएगा कि मान लीजिए कि बेल्ट और पुली के बीच में स्लिप है, फिसलन है। अच्छा, स्लिप का क्या मतलब है मैं बताऊं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुली की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब पुली अपनी स्पीड को बेल्ट को देता है तो पूरी की पूरी 100 नहीं दे रहा, 100 से कम दे रहा है, यानी मान लो 98 दे रहा है, 98 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, तो 2% की कमी हो गई ना। ये जो 2% की कमी आ गई बेल्ट की स्पीड में, सर ये स्लिप की वजह से आई। किसकी वजह से आई? स्लिप की वजह से। फिर यही स्लिप आगे चल के इसमें भी प्राप्त हो सकती है ना। तो स्लिप को भी हम लोग अलग अलग पुलियों में मानेंगे। अलग अलग पुलियों का मतलब ये है कि अगर मैं पहली पुली में जो स्लिप है उसको S1% बोल दूं, दूसरी पुली में जो स्लिप है वो S2% बोल दूं। कितना परसेंट? S2%। मैंने S1 और S2% स्लिप बोल दिया, है ना। S1 किसके बीच है? ड्राइवर पुली और बेल्ट के बीच। S2 किसके बीच है? सर बेल्ट और ड्रिवन पुली के बीच। समझे बात को? और लगातार ये वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कि मान लीजिए इस पुली की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, तो बेल्ट को 98 मिली, फिर 98 से यहां कुछ कम हो जाएगी, है ना। तो मैंने S1 और S2% अलग अलग स्लिप मान ली। बट
अगर टोटल स्लिप को S मान लिया जाए, यानी S का मतलब होगा S1 प्लस S2, मैंने S टोटल स्लिप है मानी है, S टोटल स्लिप। तो बच्चा जब भी कभी S टोटल स्लिप मिले तो याद रखना उस समय वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो कहना उस समय वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले में d1 बटे d2 तो रहेगा। अब मैं सारे फॉर्मूले d1 और d2 पदों में याद कराऊंगा आपको, क्योंकि ज्यादातर जब भी कभी प्रश्न आते हैं ना, मोस्टली डायमीटर दिया जाता है, व्यास दिया जाता है ना। तो अगर टोटल स्लिप S मान ली जाए यानी S1 प्लस S2, तो वेलोसिटी रेशियो d1 बटे d2 और ये हो जाएगा 1 माइनस S अपॉन 100। 1 माइनस S अपॉन 100 ये फॉर्मूला उस समय लगाना है जब आपको क्या मिले सर, जब आपको स्लिप मिले, स्लिप। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए ये पॉइंट आ गया सर, 1 माइनस S अपॉन 100 आया है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि जब भी कभी किसी बेल्ट ड्राइव में स्लिप आ जाती है, यानी स्लिप का मान आ जाता है, तो उसका वेलोसिटी रेशियो वेट अनुपात घट जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। आप देखो ना यहां माइनस लगा हुआ है यार, और माइनस लगे होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी रेशियो जितना निकालोगे उतना निकलेगा, उससे कम निकलेगा। और कितना निकलेगा 1 माइनस S अपॉन 100 करके निकाल लेना। तो स्लिप आ जाने की वजह से वेलोसिटी रेशियो का मान, वेट अनुपात का मान घट जाता है। फिर इसके बाद एक और टर्म में आपको फॉर्मूला पढ़ना होता है, वो टर्म भी सुनिए। सर वो टर्म क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम लोग बात पट्टे की मोटाई की भी करते हैं। मान लीजिए ये इस तरह से बेल्ट है, तो बेल्ट में ऐसे जब आपका पुली में जब ऐसे बेल्ट लगाई जाएगी, मेरे भाई, तो बेल्ट की भी तो कुछ ना कुछ मोटाई होगी। बताइए, बेल्ट की भी तो मोटाई होगी। तो अगर हम लोग बेल्ट की मोटाई को T मान ले, किसकी मोटाई को T, बेल्ट की मोटाई को T, यानी T जो है वो किसकी मोटाई है, कहना T को हमने बेल्ट की मोटाई मान लिया। तो जब भी कभी बेल्ट की मोटाई को हम लोग T मानेंगे, उस समय वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, कहना उस समय वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है कि ऊपर डायमीटर में भी T जोड़ दीजिए, नीचे वाले डायमीटर में भी T जोड़ दीजिए, यानी d1 प्लस T और नीचे d2 प्लस T, तब ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है ना। हाँ, अगर स्लिप भी होती तो आधे ब्रैकेट में 1 माइनस S अपॉन 100 अलग कर देती, है ना। जैसे कि याले फॉर्मूले में हमने सिर्फ स्लिप को काउंट किया, याले फॉर्मूले में सिर्फ पट्टे की मोटाई को काउंट किया। अगर दोनों को काउंट करते तो d1 प्लस T यहां कर दो, या फिर यहां 1 माइनस S अपॉन 100 लगा दीजिए, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो का ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेट अनुपात ही हमें सब पढ़ना होता है। आगे की बात करते हैं। ओहो, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग जन्म लेती है जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं शक्ति पारेषण। कि अगर बेल्ट ड्राइव हो रही है बच्चा, तो बेल्ट ड्राइव होते समय कितनी शक्ति का पारेषण हो सकता है, कितनी शक्ति पारेषित हो सकती है। तो उसके लिए मुझे फिर से यहां पर एक डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने देखिए इस तरीके से बेल्ट ड्राइव कंप्लीट कर लिया, ऐसे बेल्ट लगा लिया और इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए मैंने आपको ओपन बेल्ट ड्राइव दिखाई है, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये भी कैसे घूमेगी, सर क्लॉकवाइज। फिर मुझे बताइए अगर ये तुम्हारा चालक पुली है, दैट मीन्स ड्राइवर है, और ड्राइवर को हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, 1 से, और चलित को हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, सर चलित को हम लोग 2 से। बताइए, चालक और चलित मैंने दोनों मान लिया। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि चालक पुली बेल्ट के जिस हिस्से को अपनी ओर खींचती है, नीचे वाले हिस्से को अपनी ओर खींचेगी, उस पर टेंशन हम लोग को T1 मानना है। और T1 हमारा कौन सा एंड होता है, सर T1 होता है तुम्हारा टाइट एंड। फिर चालक पुली बेल्ट के जिस हिस्से को छोड़ती है, दैट मीन्स ये हिस्सा, सर इस हिस्से को छोड़ती है, सर इसको बोला जाता है स्लैक एंड। और स्लैक एंड पर टेंशन है, स्लैक का मतलब होता है ढीला और टाइट मतलब कसा, है ना, उसको T2। तो टाइट एंड पर टेंशन हमेशा ज्यादा होता बच्चा, टाइट एंड पर टेंशन हमेशा ज्यादा होगा और स्लैक एंड पर टेंशन कम होगा। तो जो भी हमारी ये बेल्ट इस तरीके से चल रही है ना आगे, ये इन दोनों टेंशन के डिफरेंस की वजह से चल रही है ना। तो याद रखना जब भी कभी आपसे शक्ति पारेषण का फॉर्मूला पूछा जाए कि बताइए शक्ति पारेषण का फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी बेल्ट ड्राइव में, तो कहना किसी भी बेल्ट ड्राइव में शक्ति पारेषण P बराबर फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2, क्योंकि इसकी अंतर की वजह से बेल्ट चल रही है, और इनटू आगे कर देना है बच्चा वेलोसिटी। P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू V।
सर ये T1 माइनस T2 तो समझ में आया, V क्या है? तो क्या है ना, V सर पट्टे का वेट है, पट्टा कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, पट्टे का वेट यानी वेलोसिटी कह सकते हो V है। तो मैं लिख भी देता हूं, अगर मैं पूछा जाए कि ये V क्या है तो सीधा सीधा बोलना कि V है पट्टे का वेट, पट्टे का वेट। तो पावर ट्रांसमिशन P बराबर दा रखना T1 माइनस T2 इंटू V होता है। अभी हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी समझेंगे, उससे पहले T1 और T2 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चा T1 का मतलब है टाइट एंड पर टेंशन और T2 का मतलब है स्लाइट एंड पर टेंशन। लेकिन T1 और T2 के बारे में दो कॉन्सेप्ट और पूछे जाते हैं, दो फॉर्मूले और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सुनो, पहला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो T1 बटे T2 बराबर होता है e की पावर म्यू थीटा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, मैं आपको पहले बता दूं, इसकी प्रूविंग आपको करनी नहीं है, बस ये कभी कभी इससे कॉन्सेप्ट में सवाल बन जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना है कि T1 और T2 के बीच संबंध होता है T1 बटे T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा। सर ये म्यू क्या है? तो क्या ना, म्यू को बोला जाता है घर्षण गुणांक। बेल्ट और पुली के बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तभी तो देखो वो चल रही होगी, बिना फ्रिक्शन के कैसे चलेगी। तो म्यू है उन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक। और अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो थीटा को बोला जाता है चढ़ाव कोण। चढ़ाव कोण बोलिए, या इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ लैप। अब ये समझ में नहीं आया सर, ये एंगल ऑफ लैप क्या होता है, उसको भी सुनिए। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देख लिए कि ये मेरे पास पुली है, ये मेरा पुली है ना, तो पुली के इस हिस्से से यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो है बेल्ट लिपटी हुई है। तो पुली के जितने हिस्से में बेल्ट लिपटी होती है, पुली के जितने हिस्से में बेल्ट लिपटी होती है, ध्यान से सुनना, पुली के जितने हिस्से में बेल्ट लिपटी होती है उस हिस्से द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, उस हिस्से द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, ध्यान रखना, उस हिस्से द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, सर इसी कोण को बोला जाता है एंगल ऑफ लैप, थीटा। तो फिर तो सुनिए परिभाषा, पुली के जितने हिस्से में बेल्ट लिपटी होती है उस हिस्से द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण एंगल ऑफ लैप होता है। इसको हम लोग चढ़ाव कोण बोलते हैं, है ना। और चढ़ाव कोण के बारे में खास बात याद रखना, जब दोनों पुलियों का साइज बराबर होता है ना, ये चढ़ाव कोण, ये लाइन सीधी सीधी हो जाएगी। अरे ये दोनों पुली साइज में बराबर होती है तो ये लाइन सीधी सीधी हो जाती, तब उस समय चढ़ाव कोण 180 डिग्री हो जाता। हाँ याद रखना। लेकिन अगर इनमें से एक बड़ी है और दूसरी छोटी है तो याद रखना, बड़ी पुली के लिए, है ना, ध्यान से सुनना, बड़ी पुली के लिए, लार्ज पुली के लिए ध्यान रखना चढ़ाव कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और छोटी पुली के लिए अगर पूछा जाए कि छोटी पुली के लिए बताइए चढ़ाव कोण कितना होता है, कहना 180 डिग्री से कम। अब यकीन ना हो, यहां देख लो ना, ये पुली आपको छोटी नजर आ रही होगी, यहां पर ये बिंदु चढ़ाओ, ये बिंदु चढ़ाओ, और इस पे हम अगर सेंटर पे एंगल देखेंगे तो ये बनेगा। तो हमेशा याद रखना, छोटी पुली के लिए एंगल ऑफ लैप 180 डिग्री से कम और बड़ी पुली के लिए 180 डिग्री ज्यादा। लेकिन अगर बराबर साइज की होती दोनों पुली साइज में कैसे होती, बराबर, तो याद रखना एंगल ऑफ लैप पूरा का पूरा कितना हो जाता है सर, उस समय 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो T1 बटे T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा, ये पहला संबंध आ गया। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी सुनिए। देखो सर, यदि मैं म्यू का मान बढ़ा दूं, यानी घर्षण गुणांक बढ़ा दूं, या फिर एंगल ऑफ लैप बढ़ा दूं, दोनों का मान बढ़ा देने से मुझे एक नेट इफेक्ट मिलेगा भाई। अच्छा E क्या है, अगर मैं पूछूं E क्या है, तो कहना E वही है जो आप e की पावर x पढ़ते थे, याद है ना। और इस E का मान होता है 2.7 की पावर x। तो E को हम लोग कह सकते हो एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है जिसका मान 2.7 होता है, E कांस्टेंट है ना। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं म्यू का मान बढ़ाता हूं या फिर थीटा, इन दोनों का मान बढ़ाता हूं, तो फाइनली क्या होगा, T1 और T2 का रेशियो बढ़ जाएगा। और अगर दो संख्याओं का अनुपात बढ़ता है मेरे भाई, इसका मतलब T1 और T2 का अंतर भी बढ़ेगा। और T1 और T2 का मेरे भाई अंतर बढ़ गया तो कंफर्म पावर ट्रांसमिशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ लैप बढ़ाने से पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, तो कहना एंगल ऑफ लैप बढ़ाने से पावर बढ़ जाती है। घर्षण गुणांक बढ़ाने से पावर क्या होती है सर, वो भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि T1 माइनस T2 बढ़ जाएगा, T1 माइनस T2 बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। ओके, तो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है।
इसके बाद एक और संबंध आपको याद करना है, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल टेंशन, प्रारंभिक तनाव। क्या बोला जाएगा? प्रारंभिक तनाव। अगर मैं पूछूं कि क्या है इनिशियल टेंशन और क्या है प्रारंभिक तनाव, तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं इनिशियल टेंशन की बात करता हूं तो बताइए इनिशियल टेंशन क्या होता है। तो जब भी कभी पुलियों में ये बेल्ट चढ़ाई जाती है, आप खुद सोचते देखो, मान लीजिए इस पुलियों में मुझे बेल्ट चढ़ानी है ऐसे, और मैं चाहता हूं कि ये पावर भी ट्रांसमिट हो सके, तो मुझे बेल्ट को टाइट चढ़ाना पड़ेगा कि ढीला। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एकदम ढीला चढ़ाने के बाद पावर ट्रांसमिट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये घूमती रहेगी, बेल्ट आगे बढ़ेगी नहीं। तो होता क्या है कि जब भी कभी पुलियों में हमें बेल्ट को चढ़ाना होता है तो शुरुआत में खींचना होता है, खींच कर चढ़ाना होता है। तो जब खींच कर चढ़ाओगे तब भी तो इसमें कोई ना कोई टेंशन आ जाएगा ना। तो याद रखना, खींच कर चढ़ाते समय जो टेंशन आता है उसी को इनिशियल टेंशन कहते हैं, और इनिशियल टेंशन T0 बराबर आता है T1 प्लस T2/2। याद रखिएगा, यानी जो भी हमारा इनिशियल टेंशन है वो T1 और T2 का बीच का होता है। यानी आप कह सकते हो T1 सबसे बड़ा होगा, T0 बीच में होगा और T2 सबसे छोटा होगा, ऐसे ही तो बोला जाता है। क्लियर है? तो इनिशियल टेंशन के बारे में ध्यान रखना, प्रारंभिक अवस्था में ये यूं कहिए कि जब पुली में मोशन नहीं हो रहा था उस समय बेल्ट में आने वाला टेंशन इनिशियल टेंशन कहलाएगा। फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2/2। कई बार T1 और T2 का मान देके T0 पूछा जा सकता है, बीच में होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करें। अब इसी पर देखिए एक छोटा सा नन्हा सा प्रश्न। वो क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पट्टा चालन में कसे और ढीले पक्ष का तनाव क्रमशः 100 न्यूटन है और 20 न्यूटन है। देखो, इन्होंने कसे और ढीले पक्ष का तनाव दे दिया, यानी T1 दे दिया 100 न्यूटन और ढीले पक्ष का दे दिया T2 20 न्यूटन, और पट्टे की जो गति है सर वो कितनी दे दी? सर पट्टे की गति दे दी 40 मीटर पर सेकेंड से कीजिए, तब शक्ति का मान पूछ रहा है। एकदम आसान सवाल, ये तो काफी आसान है। तो मेरे भाई पावर ट्रांसमिशन का अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया T1 माइनस T2 इंटू V। जल्दी से T1 माइनस T2 करेंगे, 100 में से 20 जाएगा 80 इंटू V करेंगे, और V कितना है सर 40। भाई 100 माइनस 20 80 इंटू 40, तो ये 8 चुको 32, तो कितना आ जाएगा सर? जो भी पावर ट्रांसमिशन का मान होगा सर 8 चुको 32 यानी 3200 वाट। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 3200 वाट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सर? सही आंसर हो जाएगा। बताइए। ओके, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, बेहिचक बेधड़क सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बच्चा यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोगों ने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन वाले पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।